नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्कैफ फोल्डिंग यूज करते समय हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं और उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जो हैजर्ड्स होते हैं उनके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक स्कैफ फोल्डिंग कंपोनेंट्स पे वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, स्कैफोल्ड के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जब हम कोई स्कैफोल्ड यूज करते हैं तो क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो पहला हैजर्ड है फॉल हैजर्ड। जब कोई वर्कर स्कैफोल्ड पे काम कर रहा होता है तो ऊंचाई से नीचे गिरने का खतरा होता है वहां पे। ये किसी भी कारणवश हो सकता है, जैसे कि कोई मटेरियल ऊपर अगर प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है या फिर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, कोई स्लिपरी मटेरियल पड़ा हुआ है जिसपे उसका पैर आ गया और वो स्लिप हो गया तो नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। अनसेफ एक्सेस, स्कैफोल्ड पे चढ़ते समय और उतरते समय अगर सही एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेडर प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेडर को सिक्योर नहीं किया गया है, तो वहां पे नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। ऊपर काम करते समय अगर फॉल प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहा है वर्कर, जैसे एंकर, लैनियार्ड या फिर फुल बॉडी हार्नेस, तो भी नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ऊपर से कोई भी मटेरियल नीचे गिर के किसी को चोट लगना, ये एक खतरा होता है। कोई भी टूल्स गिर सकता है, कोई मटेरियल गिर सकता है, कोई डेब्रिस गिर सकता है किसी भी कारणवश, तो ये एक खतरा होता है। इलेक्ट्रोक्यूशन एक खतरा होता है, जैसे कोई स्कैफोल्ड है और उसके ऊपर से एक ओवरहेड पावर लाइन जा रही है तो वहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा होता है। या फिर कोई डैमेज इलेक्ट्रिकल टूल्स या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल टूल डैमेज है या कोई इक्विपमेंट डैमेज है, केबल कटी हुई है तो उससे शॉक लगने का खतरा रहता है, इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा रहता है स्कैफोल्ड पे काम करते समय। अगला जो है वह है स्कैफोल्ड कोलैप्स, स्कैफोल्ड का ढह जाना, गिर जाना। तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। इंस्टेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि स्कैफोल्ड स्टेबल ना हो या ओवरलोडिंग, उस पर बहुत ज्यादा मटेरियल स्टोर कर दिया गया हो, बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ चढ़ा दिया गया हो, तो ओवरलोडिंग एक रीजन हो सकता है। मूविंग व्हीकल कोलिजन, कोई व्हीकल मूवमेंट कर रहा है आपके वर्क प्लेस पे और उस व्हीकल का आपके स्कैफोल्ड से टकरा जाना एक कोलैप्स का रीजन हो सकता है। लूज सॉइल और एक्सकेवेशन या स्कैफोल्ड, कोई एक्सकेवेशन है या लूज सॉइल है आपके वर्क प्लेस पे, उसके पास में ही या उसके ऊपर आपने स्कैफोल्ड तैयार कर दी तो वहां पे भी कोलैप्स होने का खतरा रहता है। हैवी विंड, अगर आपका स्कैफोल्ड ओपन में है और हैवी विंड चल रही है, आंधी या तूफान चल रही है, तो उस टाइम पे भी आपके स्कैफोल्ड कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। बैड प्लैंकिंग, जो प्लैंक हम यूज करते हैं प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए स्कैफोल्ड का, उनमें किसी तरह की कमी होना या फिर उनमें गैप रखना, सही तरीके से उन्हें टाई ना करना, ये सब रीजन हो सकता है बैड प्लैंकिंग का। तो हमने ये देखा हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं हैजर्ड्स के। तो सबसे पहले देखेंगे फॉल हैजर्ड्स के लिए किस रीजन से हो सकता है, किन किन कारणों से हो सकता है। तो ये है जब आप स्कैफोल्ड पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। अगर कोई ऐसा स्कैफोल्ड आप यूज कर रहे हैं जो अनगार्डेड है, जिसमें गार्डरेल नहीं है, मिडरेल नहीं है, तो वहां पे ऊपर से गिरने का खतरा होता है। किसी स्कैफोल्ड का जो प्लेटफॉर्म होता है या जो प्लैंक होता है वो फेल हो जाना, वो टूट जाना, उससे वो नीचे गिरने का खतरा होता है। अब प्रोटेक्ट कैसे करना है वर्कर्स को ऊपर से गिरने से बचाने के लिए। तो जो भी स्कैफोल्ड के ओपन एरियाज हैं, ओपन साइड्स हैं, एंड्स हैं या फिर एजेस हैं, जो किनारे हैं, उन सब पे गार्ड रेल, मिड रेल और टो बोर्ड इंस्टॉल करना होगा फॉल प्रोटेक्शन के लिए। स्कैफोल्ड पे ऊंचाई पे काम करते समय पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम को यूज करना है, जैसे एंकरेज, लाइफलाइन एंड बॉडी हार्नेसेस। फॉल अरेस्ट सिस्टम यूज करते समय आप ट्रेन होने चाहिए अच्छी तरीके से। अगर आप फॉल अरेस्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं और सही तरीके से आपने एंकर नहीं किया या फिर कोई और मिस्टेक कर दी तो फिर वो फेल हो सकता है और कोई फायदा नहीं होगा आपको फॉल अरेस्ट सिस्टम को यूज करने का। किसी किसी स्कैफोल्ड पे आप गार्ड रेल प्रोवाइड नहीं कर सकते तो वहां पे फॉल अरेस्ट सिस्टम का यूज किया जा सकता है। एंकरेज पॉइंट देके लाइफलाइन और बॉडी हार्नेस पहन के आप काम कर सकते हैं। अगर गार्ड रेल प्रोवाइड नहीं कर सकते, मिड रेल प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो जब आप स्कैफोल्ड पे अलग से लैडर लगाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए या नीचे उतरने के लिए, तो ये ध्यान रखना है कि जो प्लेटफॉर्म है स्कैफोल्ड का, लैडर उससे 1 मीटर ऊपर तक होनी चाहिए। मतलब कि जो 3 उसके राउंड्स होते हैं चढ़ने के लिए, वो 3 रक्स ऊपर होने चाहिए स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म से। और जो लैडर है वो कम से कम 3 जगह से सिक्योर होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए स्कैफोल्ड के साथ। फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे हम। अगर कोई मटेरियल ऊपर से गिरता है या डेब्रिस ऊपर से गिरता है, कोई टूल्स ऊपर से गिरता है, तो कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले है वियर हार्ड हैट। तो जो भी वर्कर हैं उन्हें हार्ड हैट पहनना है। स्कैफोल्ड पे काम कर रहे हैं या स्कैफोल्ड के नीचे हैं या आसपास काम कर रहे हैं, उन सबको हार्ड हैट पहनना है। जो स्कैफोल्ड का एरिया है जहाँ पे काम चल रहा है उसके नीचे का पूरा एरिया बैरिकेड होना चाहिए और साइन बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए
अगर आपने स्कैफोल्ड पे टो बोर्ड लगा रखा है पर फिर भी मटेरियल गिरने का चांसेस है, जैसे कोई मटेरियल टो बोर्ड से ऊपर तक स्टोर है तो वो नीचे गिरने के चांसेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, पैनल्स या स्क्रीन का यूज कर सकते हैं साइड में, ताकि जो आपका मटेरियल है, टो बोर्ड और मटेरियल की गैप है, उसके बीच में से गिरने का खतरा ना हो। स्कैफोल्ड के नीचे सेफ्टी नेट लगा सकते हैं आप, ताकि जो भी कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है वो उसमें फंस जाए, अरेस्ट हो जाए। जो वर्कर टूल्स और स्पैनर यूज कर रहा है वो उसकी बॉडी के साथ सिक्योर होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंटली वो हाथ से छूट के किसी के ऊपर गिरने का चांसेस ना हो। ऊपर से कोई भी मटेरियल क्लैंप को ड्रॉप नहीं करना है या फिर फेंकना नहीं है। और कोई भी मटेरियल शिफ्टिंग के लिए कोई लाइट मटेरियल शिफ्ट करना है, छोटा मोटा टूल्स या कोई मटेरियल शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको लेदर बैग का यूज करना है, ताकि उसमें से मटेरियल गिरने के चांसेस ना हो। अब देखेंगे ओवरहेड पावर लाइंस जो हैजर्ड है स्कैफोल्डिंग के लिए, उसके प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे। अगर आप स्कैफोल्ड का यूज किसी ओवरहेड पावर लाइन के नजदीक में यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा खतरा होता है इलेक्ट्रोक्यूशन का। तो क्या प्रोटेक्शन लेने चाहिए ये देखते हैं। जो आपका स्कैफोल्ड है वो पावर लाइन से कम 10 फीट की दूरी पर होना चाहिए हमेशा। इसके अलावा आपको क्या करना है, क्लियरेंस डिस्टेंस स्टैंडर्ड चेक करना है। इसमें क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके अकॉर्डिंग दिया होता है कि स्कैफोल्ड कितना दूर होना चाहिए। अगर लो वोल्टेज सप्लाई है तो फिर वहां पे कितना डिस्टेंस होना चाहिए स्कैफोल्ड और उस पावर लाइन के बीच में, या फिर हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जा रही है तो वहां पे कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये आपको चेक कर लेना चाहिए कहीं भी काम करने से पहले। जब आप काम कर रहे हैं किसी ओवरहेड पावर लाइंस के पास तो आपको कॉशन बोर्ड्स प्रोवाइड कराने चाहिए और बैरियर्स प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि उसके कांटेक्ट में ना आ सके कोई और एक सेफ डिस्टेंस पे बना रहे। अगर पॉसिबल है तो आप जो भी ओवरहेड पावर लाइंस हैं उन्हें इंसुलेट करवाने का प्रयास करें। जहां पे स्कैफोल्ड इरेक्ट करना है, स्कैफोल्ड तैयार करना है, वो एरिया पहले इंस्पेक्ट होना चाहिए कि वहां पे कोई ओवरहेड पावर लाइंस तो नहीं है, कोई एक्सकेवेशन तो नहीं है या किसी और तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। जहां पे आपको काम करना है स्कैफोल्ड इरेक्ट करके, वहां पे अगर कोई पावर सप्लाई जा रही है इलेक्ट्रिकल की, तो अगर पॉसिबल है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद करवा दें। अब अगला देखेंगे स्कैफोल्ड कोलैप्स के क्या क्या हमें कंट्रोल मेजर्स लेने होंगे। पहला पॉइंट है, आपको जब भी स्कैफोल्ड इरेक्शन करवाना है तो ये ध्यान रखना है कि वो कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू ही होगा, कॉम्पिटेंट पर्सन ही इरेक्ट करेगा स्कैफोल्ड को, और वो जो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। जब आप स्कैफोल्ड में कोई इरेक्शन कर रहे हैं या कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, रेड टैग या येलो टैग कहीं कहीं पे यूज होता है अंडर मेंटेनेंस के टाइम पे, तो रेड टैग या येलो टैग को डिस्प्ले करना चाहिए आपकी आई साइट लेवल पे। स्कैफोल्ड का जो पोल लेग पोस्ट होता है, इन सब के नीचे हमेशा बेस प्लेट और मड सील या सोल प्लेट जिसको बोलते हैं का यूज करना चाहिए। अगर स्कैफोल्ड की हाइट जो होनी चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से है उससे ज्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है, नियर बाय स्ट्रक्चर से आप उसे टाई कर सकते हैं, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपका स्कैफोल्ड कोलैप्स ना हो, या फिर आप आउट रिगर्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि आपका स्कैफोल्ड जो है अनस्टेबल होने के चांसेस ना हो, कोलैप्स होने के चांसेस ना हो। अगर आपके वर्कप्लेस पे हैवी विंड है जो 65 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की तेज चल रही है, या फिर बरसात हो रही है, तो आपका जो जॉब है वो सस्पेंड कर देना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। जब आपका स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म 2 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर होता है या एक्सेस पॉइंट से ज्यादा ऊपर होता है तो आपको एक्सेस प्रोवाइड कराने की जरूरत होती है। तो क्या क्या एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं, लैडर प्रोवाइड करा सकते हैं, पोर्टेबल लैडर को अटैच कर सकते हैं आप स्कैफोल्ड के साथ, हुक लैडर अटैच कर सकते हैं, स्टेयरवे टाइप अटैच कर सकते हैं, या फिर जो स्कैफोल्ड में बिल्ट इन लैडर्स होते हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। स्टेयर टावर्स का यूज कर सकते हैं हम एक्सेस के लिए, रैंप एंड वॉकवेज का भी यूज किया जा सकता है। जहां पे आप स्कैफोल्ड इरेक्ट कर रहे हैं वो एरिया इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां पे आप स्कैफोल्ड इरेक्ट करने वाले हैं वो जो सतह है वो समतल होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर आप जमीन पे कहीं पे मिट्टी पे स्कैफोल्ड इरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे प्लैंक्स का यूज करना चाहिए, मड सील्स का यूज करना चाहिए, या फिर सोल प्लेट का यूज जरूरी है। जहां भी आप स्कैफोल्ड का यूज कर रहे हैं वहां पे आपको बैरिकेड कर देना है एरिया को, बोर्ड डिस्प्ले करना है, और कोई भी व्हीकल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है ताकि व्हीकल कोलिजन होने से बच सके। व्हीकल कोलिजन होने से आपका स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है, या फिर वर्कर जो ऊपर काम कर रहा है वो नीचे गिर सकता है। अगला हैजर्ड जो है वो बैड प्लैंकिंग। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है स्कैफोल्ड का वो पूरी तरह से प्लैंक्ड होना चाहिए, किसी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, और जो अगर गैप भी है तो 1 इंच से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए ऊपर में। प्लेटफॉर्म जो है वो स्कैफोल्ड के वेट को सपोर्ट कर सके इतना मजबूत होना चाहिए, और जो उसका वर्किंग लोड लिमिट है कम से कम 4 गुना लोड को वो सपोर्ट करना चाहिए। जो प्लेटफॉर्म है वो कम से कम 18 इंच वाइड होना चाहिए। जितने भी आप प्लैंक्स यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, वो जो सपोर्ट सरफेस है वहां पे रेस्ट करना चाहिए। सारे जो प्लैंक्स हैं उनका किनारा जो सपोर्ट सरफेस है उस पे रेस्ट करना चाहिए हमेशा।
जो प्लेटफॉर्म है वो कम से कम 12 इंच ओवरलैप होना चाहिए सपोर्ट्स के ऊपर जिन पे वो उन्हें रखा जा रहा है। वुड के प्लेटफॉर्म जो है उन्हें पेंट नहीं किया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से प्लैंक्ड होना चाहिए। और स्कैफोल्ड में जितने भी आप कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है कि वो मैच करते हो, ये नहीं कि किसी अलग स्कैफोल्ड का कंपोनेंट्स किसी और दूसरे स्कैफोल्ड में लगा रहे हैं तो वहां पे फिटिंग ना हो पाने के कारण एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। स्कैफोल्ड इरेक्ट करते समय जो ग्राउंड है वो स्टेबल होनी चाहिए और लेवल ग्राउंड होना चाहिए, समतल जगह होनी चाहिए। लॉक व्हील्स एंड ब्रेसेस, जो व्हील्स हैं स्कैफोल्ड में और जो ब्रेसिंग्स हैं उन सबको लॉक करके रखना होता है हमेशा। अब कुछ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में देखेंगे। स्कैफोल्ड इरेक्शन या डिसमेंटल के लिए कोल्ड लॉक परमिट की जरूरत होती है। अगर आप किसी हैजर्डस एरिया में स्कैफोल्ड इरेक्ट कर रहे हैं या डिसमेंटल कर रहे हैं तो हमेशा नॉन स्पार्किंग टूल्स का यूज करें। स्कैफोल्ड इरेक्ट करने से पहले जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उन सबको आपको केयरफुली इंस्पेक्ट करना है। अगर हवा का बहाव 65 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है या फिर बरसात हो रही है तो आपका जो स्कैफोल्ड के ऊपर का काम है उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर आपका स्कैफोल्ड ओपन एनवायरनमेंट में है तो अगर विंड स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो रिस्क असेसमेंट करना जरूरी होता है। स्कैफोल्ड का डिसमेंटलिंग हमेशा टॉप से शुरू करना चाहिए। स्कैफोल्ड को हमेशा काम करने से पहले एक बार चेक करना होता है और वीकली चेक करना होता है और जो उसका टैग होता है वो उसको वीकली बेसिस पर रिन्यू करना चाहिए और चेकलिस्ट मेंटेन करनी चाहिए। ये आपको इंश्योर करना है कि स्कैफोल्ड सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इरेक्ट करवाना है और टैगिंग सिस्टम को फॉलो करना है। लूज मटेरियल्स, क्लैम्प्स या फिर कोई भी छोटा इक्विपमेंट, कोई मटेरियल आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रखना है। मोबाइल स्कैफोल्ड के कैस्टर व्हील का डाया 5 इंच होना चाहिए और उसमें स्विवेल टाइप लॉक होना चाहिए। स्कैफोल्ड के ऊपर लाइट मटेरियल लिफ्टिंग के लिए पुली और रोप का यूज किया जा सकता है। स्कैफोल्ड का लेवल हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए और स्कैफोल्ड किसी तरह झुका नहीं होना चाहिए और जो स्कैफोल्ड है अगर उसके ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसको मूव भी नहीं करना चाहिए। स्कैफोल्ड चेक करते समय चेकलिस्ट का यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, कुछ छूटने का चांस नहीं होता है। डिसमेंटलिंग करते समय कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि अगर कोई स्कैफोल्ड बहुत ही लंबे समय से लगा हुआ है तो रस्ट के कारण जो उसके पार्ट्स हैं वो हो सकता है कमजोर हो गए हों और डिसमेंटलिंग करने के लिए आप ऊपर जाएं और स्कैफोल्ड कोलैप्स हो जाए तो ये चांसेस हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। स्कैफोल्ड का जो प्लेटफॉर्म होगा वो 18 इंच होना चाहिए कम से कम। स्कैफोल्ड जिस लोड के लिए डिजाइन है कम से कम उसका 4 गुना लोड झेलने में समर्थ होना चाहिए बिना कोलैप्स हुए या बिना टॉपल हुए, बिना पलटे। जो एम्प्लॉई या वर्कर स्कैफोल्ड इरेक्शन, डिसमेंटलिंग या फिर मूविंग, रिपेयरिंग में इन्वॉल्व है उसे स्कैफोल्ड की ट्रेनिंग जरूरी है, उसे स्कैफोल्ड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, वो भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। जब स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्लैंक्स का यूज करते हैं तो अगर प्लैंक्स अनसिक्योर्ड है या फिर ओवरलोडेड है या फिर बहुत ही बैड कंडीशन में है तो ये टूट सकता है और जिससे बहुत सारी फॉल और फिर इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेसिव वेट ओवरलोडिंग कर देने से जो प्लैंक है वो टूट जाने के चांसेस होता है, क्रैक हो जाने का चांस होता है, तो स्कैफोल्ड के ऊपर ओवरलोडिंग अवॉइड करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। जय हिंद।